ये राज्यसभा का मेंबर्स का क्वालिफिकेशन लिखवाए थे क्या? राज्यसभा का मेंबर्स का क्वालिफिकेशन दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ एक दिन कोई। कॉपी मांग रहे तो नहीं दिखा रही हो, नाखून ठीक दिखा रही। आप देख रहे हैं नाखून, तो वही तो कॉपी मांगे तभी तो दिखा। वो कितना दिन रहता है वो ना, फिर भी 1 महीना तो हो गया है मेरे को लग रहा है, 1 महीने से भी ज्यादा रहता है। एक काम करो, मेरे 2-3 पॉइंट लिख लो। पहले पहले हेडिंग दो, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो हमें ये पता है कि राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 250 और अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट 245 245। वेरी गुड। अब 245 का डिवीजन हमने कैसे किया था, 233 और 12। 233 मेंबर्स जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अब देखो ये जो 233 मेंबर्स है ना, वो क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है वो लिखो। देखो, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, members of Rajya Sabha are elected by the elected members of Rajya Sabha are elected by the elected members of State Legislative Assembly. State Legislative Assembly. Members of Rajya Sabha are elected by the elected members of State Legislative Assemblies, ब्रैकेट में लिखो, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इंक्लूडिंग दिल्ली पौंडीचेरी, by a system of proportional representation, by a system of proportional representation through single transferable voting system, through single transferable voting system, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड हाईलाइट करके रखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले इसको हाईलाइट करो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे हाईलाइट करो, हीरो लिखे हो ना, वहाँ पे अंडरलाइन करो उसको। हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो लिखे हो गए, इसको अंडरलाइन करो। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अंडरलाइन करो और उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को हाईलाइट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 शब्द आपको समझना है, एक है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि भारत का इंडिया का हर स्टेट अगर आप देखोगे तो वो एक दूसरे से अलग है। अगर आप यूपी को देखो तो यूपी कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप सिक्किम को देखो तो सिक्किम कुछ आपको
ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि यूपी से कितना सीट जाएगा और सिक्किम से कितना सीट जाएगा, और दोनों दोनों के सीट का जो प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन जितना ज्यादा, तो हम सीट को कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मान लो यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां से सीट क्या होगा आपका मैक्सिमम। सिक्किम का पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ पे सीट क्या होगा मिनिमम। मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सीट्स को डिवाइड किया जाएगा। जहां मान लो कि उत्तर प्रदेश में आपका 10 लाख लोग हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख पीपल, तो क्या इस 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक इंसान चाहिए या 31 इंसान चाहिए? कितना चाहिए? 31। एक इंसान 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए 10 लाख लोगों के लिए हमें कितना सीट चाहिए? 32। वहीं पे मान लो सिक्किम का पॉपुलेशन इज 1000। अब इस 1000 पॉपुलेशन के लिए आपको एक सीट चाहिए या 31 सीट चाहिए? एक। लेकिन प्रोपोर्शन देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 10 लाख के लिए हमने कितना दिया, यहाँ पे 1000 के लिए हमने कितना दे रहे हैं? ये है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जिस एरिया का पॉपुलेशन जितना, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन या सीट दिया जाएगा कहाँ पे? राज्यसभा में। क्लियर है? सेकेंड कीवर्ड क्या है हमारा? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। कभी वोट डालने गए हो आप लोग? नहीं, आप लोग को 18 साल नहीं हुआ अभी तक? आप डाल दिए? हाँ, अभी नहीं, अभी बनाया हाल फिलहाल। आप भी नहीं गए हो वोट डाले हो? तो वोट डालने जाते हो तो आप कितना बार वोट देते हो? मान लो ये मशीन है, इस मशीन में कितना बार बटन को आप दबाओगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप मल्टीपल वोट देते हो। मल्टीपल वोट नहीं, मल्टीपल प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि A, B, C, D, E ये 5 लोग खड़े हुए हैं राज्यसभा का सीट लड़ने के लिए। अब मान लो कि एक इंसान आया, इसको वोट देना है इन पांचों में किसी एक कैंडिडेट को, तो ये किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, ये पांचों को वोट देगा। कैसे देगा? तो ये आके बोलेगा मेरा पहला प्रेफरेंस क्या है? ए। मैं क्या चाहता हूं कि ए जीते। मान लो अगर ए नहीं जीत रहा है तो मेरा सेकंड प्रेफरेंस क्या है? बी। मान लो ए और बी दोनों नहीं जीत रहे हैं तो मेरा थर्ड प्रेफरेंस क्या है? सी। ऐसे करके अपना ये फोर्थ प्रेफरेंस भी देगा और फिफ्थ भी देगा। उसी तरह मान लो कोई गुड़िया रानी भी आई, इसको भी वोट देना है, तो ये क्या बोल रही है कि मेरा पहला प्रेफरेंस क्या है? सी। मैं चाहती हूँ सी जीते। अगर सी नहीं जीत रहा है तो क्या कौन जीतेगा? बी। अगर सी बी दोनों नहीं जीत रहा है तो कौन जीतेगा? बी। तो ऐसे करके ये भी क्या करेगी? अपना 5 प्रेफरेंस देगी। फिर मान लो एक और आया डाकू मंगल सिंह, इसको भी वोट देना है, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं भी क्या चाहता हूं, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या हो? ए। ऐसे करके ये भी क्या करेगा? अपना प्रेफरेंस देगा। जब आप प्रेफरेंस के बेसिस पे वोट देते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यहाँ पे जीतता कौन है? जब सारे लोग अपने वोट प्रेफरेंसेस दे देंगे तो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर किसी एक इंसान को, मान लो कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट को कैलकुलेट करते हैं और देखेंगे किस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। अगर इन पांचों में से किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है तो वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। मान लो अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिला है, फिर क्या होगा? दोबारा से आप वोटिंग करोगे ना? दोबारा से आप वोटिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम इन 5 में से देखेंगे किसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, ई को सबसे कम क्या मिला है? फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ई अब रेस से बात हो जाएगा और ई का जो सेकंड प्रेफरेंस वोट होगा ना, वो क्या होगा?
इन चारों में इक्वली, इन चारों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और डिवाइड करने के बाद दोबारा हम देखेंगे किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिला है। ठीक है, सेकेंड टाइम में क्या होगा, सेकेंड टाइम में जब दोबारा कैलकुलेट होता है ना, जब ई का वोट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो किसी ना किसी एक इंसान को क्या होता है, आपका 50% वोट मिल जाता है, और वो क्या बन जाएगा, आपका राज्यसभा का एमपी। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक वोट नहीं दोगे, आप क्या देते हो, अपना मल्टीपल प्रेफरेंस देते हो। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। भूसा उसा बढ़ा है क्या माथा में, पूछ रहे हैं तो चुपचाप बैठे हो। हाँ, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझेंगे, बताओ। आ गया आपको, आया? हाँ आ गया, तो बताइए सिंगल ट्रांसफरेबल क्या है ना, बताइए, मतलब डरिए मत, आराम से बताइए। हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या बोलना है सर, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रेफरेंस देते हैं। एक किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, पांचों कैंडिडेट को हम लोग क्या देते हैं, अपना प्रेफरेंस देते हैं। राज्यसभा में होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में होता है, जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे ना, हर जगह ये सिस्टम, भारत में हम लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सबसे पहले पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या किया जाएगा, सीट्स को डिवाइड किया जाएगा, और उसके बाद जब सीट्स डिवाइड हो गया, जब इलेक्शन होगा तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आपका इलेक्शन करवाएंगे। उसमें लास्ट पॉइंट और लिख के रखो, इलेक्शन फॉर एमपी राज्यसभा, इलेक्शन फॉर एमपी राज्यसभा आर हेल्ड अंडर, इलेक्शन फॉर एमपी राज्यसभा आर हेल्ड, HELD, हेल्ड अंडर ओपन बैलेट सिस्टम, बैलेट BALLOT, बैलेट सिस्टम। यहाँ पे ओपन बैलेट को हाईलाइट कर लो। ओपन बैलेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपना वोट को रिवील कर सकते हो कि आप किसको वोट दे रहे हो, किसको वोट नहीं दे रहे हो। बैलेट जानते हो क्या होता है, बैलेट पेपर देखे हो कभी? नहीं देखे हो? अपने पिताजी लोग से पूछना, बता देंगे। अगर आपके पिताजी लोग बहुत यंग नहीं है तो, अगर उम्रदार है तो बता देंगे बैलेट पेपर क्या होता है। मूवी में देखे हो, एक पर्ची रहेगा, पर्ची के ऊपर सब कैंडिडेट का नाम रहता है, जाके सब ठप्पा मारोगे, वही आपका बैलेट पेपर। समझ गए? चलो लिखो, उसके बाद लिखो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ, क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा लिखो, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें एक एक करके लिखते जाओ। पहला लिखो, पहला क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का नागरिक होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। उम्र कितना होना चाहिए? हाँ, अब आप लोग अभी बन सकते हो राज्यसभा के मेंबर, क्यों नहीं बन सकते हो? आप तो भारत के नागरिक हो, लेकिन आपका उम्र नहीं है। आपका उम्र कितना होगा अभी, मैक्सिमम मैक्स 20 से 21 साल, उससे ज्यादा के नहीं होगे? हाँ, कितने के हो? वही तो 20-21 में ही आता है, कौन सा 28-29 के हो गए हो? ठीक है, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30, 22 आपको बनना है। आप आपका 24 है क्या? हाँ, तो मिनिमम एज कितना होना है? मूवी में देखे थे, कौन से मूवी में? कौन सा? कौन सा? सब देख, कोरियन बन जाओगे, कोरियन ओरियन की तरफ मत जाओ ज्यादा। वो तो आधा आधा भारत के जनरेशन को ना, यंग जनरेशन को ये कोरियन ही लोग बर्बाद करके रखे हैं।
ठीक है, देखो एज एज मेरे माथा पे तो कॉपी में ही ना लिखोगे। हाँ तो क्वालिफिकेशन ही ना लिखवा रहे हैं, सेकंड नंबर पॉइंट लिखो एज। अच्छा जो बट तुम्हारा ही इंतजार था, हमको लगा तुम रास्ता वास्ता भूल गए हो। हाँ, देखो एज, मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स, तो मिनिमम 30 साल का होना चाहिए ना, तो लिख लो, तो उसी को कंटिन्यू कर लो, एज शुड बी मिनिमम 30 ईयर्स। लिख लिया? हाँ पहले एज, तो उसी में सेंटेंस बना लो ना, हमको थोड़ी याद रहता है, हम तो हर क्लास में अलग अलग सेंटेंस बोलते हैं। हम ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स, 30 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका उम्र, मिनिमम एज शुड बी 30 ईयर्स। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट लिखोगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, ही शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर, he should be a registered voter in any of the Lok Sabha, a registered voter, a registered voter in any of the Lok Sabha constituency, Lok Sabha constituency, constituency का मतलब जानते हो? बताए थे, आप लोग का दिमाग के ऊपर से चला जाता है सब चीज, नहीं पता है किस कंस्टिट्यूएंसी का हम लोग बात कर रहे हैं। देखो तो लोकसभा, ध्यान से समझना है इस चीज को। लोकसभा का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है लोकसभा में? 543, हम पढ़ेंगे अभी। मान लो कि हमने क्या देखा कि लोकसभा का जो टोटल सीट्स है वो कितना है आपका 543। इस 543 का मतलब क्या है? तो देखो जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, ध्यान से समझें, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा तो इस इलेक्शन के दौरान क्या किया जाएगा, सपोज ये पूरा भारत है आपका इंडिया, ठीक है, इस पूरे इंडिया को हम लोग क्या करते हैं 543 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जहां पे हर एक जो टुकड़ा है ना, हर एक जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब जैसे मान लो आप हावड़ा में रहते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका हावड़ा कंस्टिट्यूएंसी। मेरा जो है वो है आपका उत्तरपाड़ा कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब मान लो कि मेरे उत्तरपाड़ा कंस्टिट्यूएंसी से क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, और इन नंबर ऑफ कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट क्या होता है आपका विनर बनता है, जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा वो क्या बन जाएगा आपका विजेता। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा उसको 50% मिलना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मान लो कि ए को 18% वोट मिला है, बी को 12% वोट मिला है, सी को 10% वोट मिला है और डी को 5% वोट मिला है। तो इस केस में कौन जीतेगा? आपको मैक्सिमम किसको मिला है? ए को। तो ए 18% वोट के साथ क्या बन जाएगा? उस एरिया का एमपी। क्लियर है? अब राज्यसभा का केस में क्या है, अब देखो जब ये 543 कंस्टिट्यूएंसी बनता है ना, तो हर कंस्टिट्यूएंसी में वोटर होते हैं। आप अगर अपना नाम वोटर लिस्ट में खोजने जाओगे तो आपको उत्तरपाड़ा कंस्टिट्यूएंसी में अपना नाम नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा? हावड़ा कंस्टिट्यूएंसी में। क्लियर है? तो हर कंस्टिट्यूएंसी का अपना अपना वोटर लिस्ट है, अपने अपने वोटर्स है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो इस 543 कंस्टिट्यूएंसी में से किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। मान लो कि ये बंगाल है, अब बंगाल इलेक्शन करा रहा है राज्यसभा एमपी के लिए। अब मान लो कि बंगाल से जो आदमी राज्यसभा में जाके बैठेगा वो बंगाल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बट जो आदमी बंगाल से राज्यसभा में जा रहा है, क्या उसको बंगाल का होना पड़ेगा? जरूरी है ये? मान लो कि आप बंगाल से किसी एक इंसान को कहाँ भेजना चाहते हो? राज्यसभा में, ठीक है।
तो जिस इंसान को आप बंगाल से भेजोगे राज्यसभा में, क्या उसका नाम बंगाल के वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ये जरूरी है? कि उसका नाम असम के वोटर लिस्ट में भी होगा तो वो क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड है ना। हमने क्या पढ़ा कि लोकसभा के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर उस इंसान का नाम है वोटर लिस्ट में, तो ही इज क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये आपको याद रखना है कि अगर बंगाल से एमपी जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बंगाल का ही हो, वो भारत के किसी भी एरिया का हो सकता है और जाके वो बंगाल को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना, इनका क्या है, ये भी राज्यसभा के एमपी थे और ये ओरिजिनली है पंजाब से, बट ये कहाँ के एमपी थे? असम के एमपी थे। असम को रिप्रेजेंट कर रहे थे कहाँ पे? राज्यसभा में। तो ये 3 पॉइंट समझ में आया। भारत का नागरिक होना है, उम्र कितना होना चाहिए? मिनिमम 30, मिनिमम 30, और लोकसभा के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो। he should not be holding office of profit. He should not be holding office of profit. ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते हो जहां पे आपको सैलरी सरकार दे रहा है। क्लियर है? तो ये 4 क्वालिफिकेशन आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? अब लोकसभा लिखिए। लोकसभा, कुछ जानते हो लोकसभा के बारे में? जानते हो कुछ भी नहीं जानते हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का चल रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस? मैथ, रीजनिंग और ये, और वो ज्योग्राफी वगैरह जो चल रहा था, सौरभ सर जो ले रहे थे ना, ये बन रहे, सौरभ ही सर थे ना उनका नाम? कितना सारा नाम है इसका। ठीक है, लोकसभा, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल या पॉपुलर हाउस। ठीक है, देखो हाउस का मतलब क्या होता है? घर। मान लो आपके एरिया में 2 बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही है, और एक बिल्डिंग ऐसा है जो पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं रह रहा है, खंडहर जैसा बन गया है। ठीक है, तो इन दोनों बिल्डिंग में से किसको हाउस बोलोगे, किसको घर बोलोगे? जिसमें लोग रहते हैं। मीन्स घर आपका इमारत से नहीं, लोगों से बनता है। तो यहाँ पे अगर हाउस है तो इसके अंदर भी क्या होंगे? आपका लोग होंगे। कितने लोग होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ये सवाल है। कितने हैं? 540। कहाँ से पता चला? हाँ, अच्छा अच्छा। अगर बोलते ना कि सर पढ़ के आए हैं, मैं बजा दिए होते हैं आपका। चलो, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें? स्ट्रेंथ।
पहला चीज जो हम पढ़ेंगे कि लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है। तो स्ट्रेंथ को हम लोग हमेशा दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा आपका 552, 552। 552 का फर्दर डिवीजन है, कैसे है? तो इसमें से 550 मेंबर्स जो होंगे वो आपका डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और 2 मेंबर्स जो होंगे उनको कौन नॉमिनेट करेगा? खाना वाना खा के नहीं आए हो? हाँ, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करेगा? मेरा मुंह आ रहा है क्या, खड़ा हो रहा है तो? हाँ, कट जा रहा है ना, इसीलिए हम बैठ के पढ़ाते हैं, समझे? आप लोग को लगता होगा कि सर बहुत आलसी है, वो तो मैं हूँ ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंग्लो इंडियन, लंबा होने का यही डिसएडवांटेज है, सब जगह से कट जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? 552, जिसमें से 550 क्या होंगे आपके डायरेक्टली इलेक्टेड, और 2 मेंबर्स को क्या होगा? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। कहां से करेगा? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। अब पार्लियामेंट क्या बोलता है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट अगर हम देखें तो पार्लियामेंट बोलता है कि सर हम 552 नहीं रखेंगे, हम कितना रखेंगे? 545। 545 में से 543 मेंबर्स क्या होंगे आपके? डायरेक्टली इलेक्टेड, और 2 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कहां से नॉमिनेट करेंगे? कहां से करेंगे? आज थोड़ा बोर्ड वर्क सही हुआ है ना, अच्छा लग रहा है। कितना क्लियर है? बना लिए सब? बनाओ, जल्दी बनाओ। बड़ा आस्ते आस्ते आप लोग छापते हो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? अब बताइए, यहाँ पे देखिए एक टर्म है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है? एंग्लो इंडियन है कौन? क्या एंग्लो इंडियन इंडियंस है? जिसकी आजादी के समय में, जिसकी मतलब कुछ फैमिली यहाँ रहेगा कि कुछ पर। एंग्लो इंडियन कौन? पहले तो ये बताओ, क्या एंग्लो इंडियन इंडियंस होते हैं? हाँ, क्या एंग्लो इंडियन भारतीय है? नहीं है। अगर कोई यहाँ पे एंग्लो इंडियन होता ना, चप्पल निकाल के मारता आप लोगों को, भारतीय नहीं बोलते उनको। तो एंग्लो इंडियंस आर इंडियंस, ठीक है। बट ये है कौन? ये ऐसे लोग हैं जिनके फादर क्या थे? यूरोपियंस, और माता जी क्या थी? मदर वॉज इंडियन। ऐसे शादी से जो बच्चा हुआ उस बच्चे को क्या बोला गया? एंग्लो इंडियन। उल्टा होने से काम नहीं चलेगा। पिताजी इंडियन और माताजी
फॉरेनर, ये होने से काम नहीं चलेगा। एंग्लो इंडियन हम उन्हीं को बोलते हैं जिनके फादर क्या होते हैं यूरोपियन और मदर क्या है इंडियन। लिख लिए हो, बट मैंने गलत लिखवाया है। मैंने जो बोर्ड में डेटा लिखा है ना वो पूरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 2019 तक चलता था ऐसे। 2019 के बाद सिस्टम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया कि 2019-20 में एक संविधान का संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं 100 काटना मत अभी कुछ भी, अभी जैसे है वैसे ही रखो। फट पेन निकाल के पेन मत चला देना, नहीं तो बाद में फिर मेरे को ही गाली दोगे कि सर आप नोट्स गंदा कर दे रहे हो। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इधर देखो, बोर्ड में देखो, बातचीत बाद में करना, हम भी करेंगे आप लोगों के साथ, रुक जाओगे बातचीत। तो ये हुआ 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया, अब आगे से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। कहां पे? तो इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 104th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि अब आने वाला जो भी इलेक्शन होगा, जो भी लोकसभा बनेगा, उसमें राष्ट्रपति जो 2 मेंबर नॉमिनेट कर रहे थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अब ये 2 मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर इन 2 मेंबर्स को अब नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है, तो एट प्रेजेंट अगर हमसे पूछे, एट प्रेजेंट मीन्स 2025 में लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? इनको और दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, तो इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया है। तो 552 में से 2 निकल जाएंगे तो कितना बचा? 550। तो एट प्रेजेंट कितना है लोकसभा का स्ट्रेंथ? 550। पार्लियामेंट वाला में सेम लॉजिक लगाओ, कितना होगा? 543। तो क्योंकि वहां से भी क्या होगा, 2 मेंबर्स को अब नहीं दिया जाएगा। तो ये लिखो, लिखने के बाद क्या करोगे, इसको ऐसे करके काट दो, खाली इस वाला पोर्शन को काट दोगे और वहां पार्लियामेंट में उस वाला पोर्शन को काट दोगे, और नीचे में लिखोगे एट प्रेजेंट 550 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड 543 अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट। देखो इतना। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अब इतना कम संख्या के लिए 2 सीट भरना है, ये नहीं था, इसीलिए इनको हटा दिया गया। गर्मी लग रहा है, बोलो। गर्मी लग रहा है ना? एसी चला दे। ये कहाँ के एमपी बनते थे? इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, कहाँ पे? लोकसभा के, है ना? हाँ, तो लोकसभा के एमपी होंगे, मेंबर होंगे। ठंड का मौसम आ गया, आप लोग घूमने नहीं जाते हो? हाँ, जाते हो घूमने? हाँ, कहाँ जाते हो? हाँ, कहीं मतलब कहाँ? भारत में, भारत के बाहर, बंगाल में, बंगाल से बाहर? भारत के बाहर जाते हो? बंगाल के बाहर जाते हो? हाँ। कितनी जगह घूम लिए हो? कितना मतलब कितना इंडिया घूम चुके हो? हाँ, मेरा बाल आ गया है, क्या आ गया है? लिखो ना, मैं बता रहा हूँ। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020
वहां पे एक एरो दो के लिखो, नो रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, नो रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। हाँ उसको काटना है, काटो, हो गया, वेरी गुड। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ, समझ में आ गया। तो पहले हमने गलत डेटा लिखा और उस गलत डेटा को हमने सही किया। तो यहाँ पे आपको ये अमेंडमेंट भी याद रखना है और पूरा बैकग्राउंड याद रखना है कि नहीं, पहले का नहीं पूछेगा, हाँ अभी पूछेगा प्रेजेंट, ठीक है। बट आप याद, आपको थोड़ा पूरा पिक्चर पता होना चाहिए कि 550 क्यों हुआ, ठीक है। मान लो कि आपके पास अगर 2019 का लूसेंट किताब है, आप कॉलेज स्ट्रीट से गए, कोई पुराना किताब लेकर आएगा जीएस का, उसमें तो 552 ही होगा ना डेटा, तो फंस जाओगे। तो इसीलिए पूरा बैकग्राउंड याद रखो कि 552 से 550 कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, तो ये वजह है आपका। अब अगला हेडिंग दो, टेन्योर ऑफ लोकसभा। टेन्योर, TENURE, लोकसभा। टेन्योर मतलब एक लोकसभा कितने पीरियड तक रहता है, कितने पीरियड तक रहता है, 5 ईयर्स। इसको लिख लो, द नॉर्मल, लिखो द टेन्योर ऑफ लोकसभा, ऐसे लिखो सर, नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स। However, the normal tenure of Lok Sabha is 5 years. Full stop के बाद however, Lok Sabha can get dissolved. Dissolve का मतलब जानते हो क्या होता है? Dissolve का मतलब घुल जाना, मतलब सारे मेंबर्स क्या होंगे, पानी की तरह घुल के लोकसभा से बाहर निकल जाएंगे। डिसॉल्व का मतलब होता है खाली होना। जब हम बोलते हैं ना कि लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर 5 साल है, इसका मतलब क्या है कि 5 साल के बाद, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम आपका लोकसभा है, आप लोग सब लोकसभा के मेंबर हो, तो आप लोग इस क्लासरूम में कितने साल तक बैठोगे, 5 साल तक। 5 साल के बाद क्या होगा, ये क्लासरूम पूरा खाली हो जाएगा, इसमें एक भी मेंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? इलेक्शन होगा, इलेक्शन से फिर क्या होगा, फ्रेश मेंबर आएंगे, फ्रेश स्टूडेंट आएंगे और दोबारा इस क्लासरूम में बैठेंगे। जो फ्रेश मेंबर आ रहे हैं उनका भी टाइम कितना होगा, 5 साल। फिर 5 साल के बाद क्या होगा, वो भी पूरे निकल जाएंगे, फिर से ये क्लासरूम क्या हो जाएगा, पूरा खाली। इलेक्शन होगा, फिर मेंबर आएंगे, तो नॉर्मल ये चलता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, लोकसभा 5 साल के पहले भी आपका डिसॉल्व हो जाता है। जैसे मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो 5 साल के पहले भी क्या करते हैं, आपके लोकसभा को खाली कर देते हैं। तो वही हम लोग लिखते हैं, हाउएवर लोकसभा कैन गेट डिसॉल्व इवन बिफोर 5 ईयर्स, इवन बिफोर 5 ईयर्स। आप लोग सब यही क्यों ना मैक्सिमम। तो यहाँ का सबसे फेवरेट अच्छा खाना क्या है, हाँ जो अभी मिल जाए, क्या है, डोसा। डोसा खा खा के डोसा हो गया, नहीं छोला भटूरा मिल यहाँ भी है। तो ये हो गया टेन्योर ऑफ लोकसभा, ठीक है। आप लोग बाहर निकल के खाना नहीं खाते हो, पढ़ते नहीं हो, घूमते नहीं हो, नानपुरी खाते हो, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ पे वो मिलता है सब, शादी का प्लेट वगैरह सब मिलता है। अब देखो यहाँ पे देखो, तो हमने क्या पढ़ा कि पार्लियामेंट में ये 543 मेंबर आके बैठेंगे लोकसभा में। आपको नहीं लगता है कि इन 543 मेंबर को रेगुलेट करने के लिए हमें एक आदमी चाहिए, मॉनिटर चाहिए। जैसे राज्यसभा में उस मॉनिटर को हम लोग क्या बोलते थे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसी तरह
पार्लियामेंट में जो इंसान इन 543 मेंबर्स को रेगुलेट करता है या जो पूरा लोकसभा को चलाता है, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं स्पीकर। क्या बोला जाता है? स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर पहले लिखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा लिखो। नहीं, हटवा दे क्या? नहीं, लिखो। ऐसे तो खाली नहीं बोलने से ऐसे गुस्सा में देखते हो। क्या करोगे उसको? ये तो मान लो कि आज लिख लिए, फिर दोबारा इस चीज को खोल के कब पढ़ोगे? हाँ, तो फिर इतना क्या सोचना कि फिर काटना पड़ रहा है। आ जाओ, स्पीकर ऑफ लोकसभा लिखे। तो देखो स्पीकर क्या, हमने क्या पढ़ा कि स्पीकर आपका पूरे हाउस को चलाता है। सपोज कि मान लो ये एक लोकसभा है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये लोकसभा आपका 2020 में बना था, ठीक है? तो 5 साल मतलब ये लोकसभा कब तक चलेगा? 2025 तक। 2025 में क्या होगा आपका? लोकसभा क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा आपका? फ्रेश इलेक्शन होगा, और इस फ्रेश इलेक्शन से क्या होगा? आपका एक नया लोकसभा बनेगा। अब जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगा, हमने क्या पढ़ा कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स थे वो मेंबर्स क्या हो जाएंगे? आपके बाहर निकल जाएंगे, सब लोकसभा खाली हो गया। नया लोकसभा जब बनेगा तो यही सारे मेंबर्स क्या होंगे? इलेक्शन के थ्रू वापस से लोकसभा में आके बैठ जाएंगे। अब इसी लोकसभा, मान लो कि जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं ये अगर काम करना शुरू करेंगे, मान लो स्पीकर को ही चुनना है, तो स्पीकर को चुनना भी एक काम है। काम आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने शपथ नहीं लिया है, ओथ। समझ रहे हो? मान लो आपका किसी कंपनी में जॉब भी लग जाता है ना, सरकारी नौकरी, तो आपको एक ओथ लेना पड़ता है। तो जब तक आप ओथ नहीं लोगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, शपथ। अब सवाल ये उठता है कि सर इन सब लोगों को शपथ दिलवाता कौन है? स्पीकर को शपथ कौन दिलवाएगा? सवाल ये है। अब होता क्या है ना कि जब नया लोकसभा बनेगा ना, ध्यान से समझना, जब नया लोकसभा बनेगा तो एक इंसान घूमते घूमते लोकसभा में आता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। कौन आता है आपका? अब प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? इन सारे लोगों में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, सारे मेंबर्स में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको अपॉइंट करेगा एज अ प्रो टेम स्पीकर। ठीक है, ध्यान से समझिए। डिसॉल्व हुआ, सारे मेंबर्स कहाँ चले गए? बाहर। फ्रेश इलेक्शन हुआ, सारे मेंबर्स कहाँ आ गए? लोकसभा के अंदर। अब ये काम करना तब शुरू करेंगे कब? जब तक ये शपथ ना ले ले। इसको शपथ दिलवाएगा कौन? तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं। घूमते घूमते कहाँ आएंगे? लोकसभा। और इस लोकसभा में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको क्या बना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। अब इस प्रोटेम स्पीकर का 2 काम है। पहला कि ये मेंबर्स को क्या दिलाएंगे? ओथ, शपथ। और दूसरा काम क्या है कि जो स्पीकर का चुनाव है ना, स्पीकर का जो इलेक्शन होगा, स्पीकर के इलेक्शन को प्रिसाइड कौन करेंगे? तो प्रोटेम स्पीकर। क्लियर है? ये 2 काम प्रोटेम स्पीकर का है। अब क्या होता है कि मान लो कि सारे मेंबर्स लोगों ने मिलकर क्या किया? आपका सारे मेंबर्स को ओथ दिला दिया गया। अब ये मेंबर्स क्या बोलेंगे कि अब हम सक्षम हैं काम करने के लिए। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम स्पीकर का क्या करेंगे? इलेक्शन करवाएंगे कि हम सारे मेंबर्स में कौन आपका स्पीकर बनेगा। क्लियर है इतना? अब स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, इसका डेट कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोल के जाते हैं कि इस दिन क्या किया जाएगा? आपका स्पीकर का इलेक्शन हम करवाएंगे। तो
उस डेट के पहले सारे मेंबर्स को क्या दिया जाएगा? आपका ओथ। उसके बाद स्पीकर चुना जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ अभी तक? ठीक है, इसको लिखो। पहला लिखो प्रोटेम स्पीकर। पहला लिखो प्रोटेम स्पीकर, लिखो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and administered oath by the president. He is appointed by the president and administered oath by the president. बोल देते हैं गर्मी लग रहा है भयंकर। हाँ फैन चल कुछ फैन चालू करना। तो आवाज का थोड़ा दिक्कत लग रहा था अगर होगा। ठीक है, तो ही इज एडमिनिस्टर्ड ओथ। ही कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और उस प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ठंडा लगेगा ना आप लोगों को? ठंडा लगेगा तो बंद कर देना। ओके, ठीक है, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए मैंने चल रहा। ठीक है, ही इज जनरली, सेकेंड पॉइंट लिखना है, ही इज जनरली द सीनियर मोस्ट मेंबर। सीनियर मोस्ट मेंबर से क्या समझते हो आप लोग? सबसे ज्यादा एजेड ना, ये मत समझना। वेरी गुड। पूछो क्या बोली उन्होंने? पूछो पूछो, बताओ, जोर से बताओ। जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, दैट इज द सीनियर मोस्ट मेंबर। एज का कोई फैक्टर नहीं है। आप मान लो आप 60 साल की उम्र के हो, आप एक पहला बारी लोकसभा में आए हो, और मेरा उम्र 40 साल का है, लेकिन मैं 5 बार मैं इलेक्शन लड़के आ चुका हूँ, 3 बार मैं इलेक्शन लड़के आ चुका हूँ, तो मैं आपसे ज्यादा सीनियर हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो ही इज जनरली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, ही परफॉर्म 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अरे लिख, नहीं लिख रहा है। ही परफॉर्म्स 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन। फंक्शन नंबर 1 या ए, पॉइंट नंबर ए करके लिखो। लिखो, ही एडमिनिस्टर्ड द ओथ। He administered the oath to the members of Lok Sabha. He administers the oath to the members of Lok Sabha on the behalf of President. He administers oath to the members of Lok Sabha on the behalf of President. नहीं समझ में आया? He administers oath to the members of Rajya Sabha on the behalf members of Lok Sabha on the behalf of President. देखो, मेंबर्स को ओथ दिलाने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के पास है। संविधान बोलता है कि मेंबर्स को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट और सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट खुद दिलाए या प्रेसिडेंट बोल दे कि मेरे जगह ये इंसान मेंबर्स को ओथ दिलाएगा। तो इसीलिए लोकसभा के मेंबर्स को ओथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? सेकंड फंक्शन लिखो, ही ऑल्सो प्रिसाइड्स the election of speaker.
ही ऑल्सो प्रिसाइड्स द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। ठीक है, नोट करके लिखो, नोट डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर है? वेरी गुड। अब हेडिंग दो, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, वो तो मैंने जानबूझ से नहीं कटवाया ना, आप लोग मुंह बनाओगे बोल के। अब हेडिंग दो, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो, इसमें लिखो, पहले लिख लो फिर समझते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस from within its membership, from within its membership। ठीक है, मतलब स्पीकर कौन बनता है? मान लो कि आप सब लोकसभा के मेंबर हो, मैं राष्ट्रपति हूँ, फॉर एग्जांपल राजन सर क्या है आपके प्रेसिडेंट, तो सर आए, मेरे को अपॉइंट कर दिया एज अ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, मेरा काम क्या है? तो पहले मैं आप लोगों को क्या दिलाऊंगा? शपथ, ओथ। और दूसरा मेरा काम क्या है कि जब भी स्पीकर का इलेक्शन होगा उस इलेक्शन को प्रिसाइड मैं करूंगा। क्लियर है? अब मान लो कि प्रेसिडेंट साहब लोकसभा से जाते जाते इन्होंने क्या बोल दिया कि फलाने दिन क्या होगा, आपका स्पीकर का इलेक्शन होगा, और स्पीकर का इलेक्शन है तो स्पीकर चुनना भी पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या किया? आपस में मिलके एक दो कैंडिडेट को खड़ा कर दिया कि हमारे तरफ से ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, हमारे तरफ से ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। तो स्पीकर जो होता है ना, वो अपने हाउस से ही इलेक्ट होकर आता है। जितने मेंबर्स है ना, उसी मेंबर्स में से एक मेंबर्स को क्या बना दिया जाएगा? आपका स्पीकर। क्लियर है? वही लिखा हुआ है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम विद इन इट्स मेंबरशिप। सेकेंड पॉइंट लिखो, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। He is the presiding officer of Lok Sabha, and he is not answerable, and he is not answerable to the court of law, and he is not answerable to the court of law for discharge of his function, for discharge of his function as presiding officer. Answerable to the court of law for discharge of his function as a presiding officer. मान लो कि आप लोगों ने मुझे वोट देके क्या बना दिया? स्पीकर। तो मैं इस क्लासरूम का क्या बन जाऊंगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मॉनिटर। अब मैं इस क्लासरूम में किसी को उठ के 4 थप्पड़ मारूं, किसी का बाल नोच के मारूं, मैं आंसरेबल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं अभी किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं? एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस हाउस। तो स्पीकर जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है ना, कोई भी डिसीजन लेता है, तो उसके काम करने के तरीके और डिसीजन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये प्रिविलेज दिया गया है किसको? स्पीकर को। क्लियर है क्या? जैसे घर पे होता है ना कि घर पे मम्मी इज द स्पीकर। तो जब मम्मी की तरह फंक्शन करती है तो मम्मी इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपको मार के आपका एक गाल सुझा दी है, आपका कपार फाड़ दी है, कोई बोलने वाला नहीं है। पापा का हिम्मत होता नहीं है कि बोले।
ठीक है, तो मम्मी जो जो मन में मम्मी इमेजिन करोगे, रिलेट करोगे प्रैक्टिकल चीज से हमेशा, तब चीजें आसान हो जाती है। आ जाओ। उसके बाद लिखो स्पीकर इज असिस्टेड बाई, मार खाओगे मम्मी से? नहीं खाते हो? हाँ, नहीं खाते हो, इसीलिए नाखूनवा उतना बड़ा हुआ है, इसीलिए। अगर खाए होते तो नहीं हुआ होता। आप लोग खाते हो मम्मी से मार? हाँ, मम्मी से खाते हो कि पापा से खाते हो? पापा तो नहीं मारते हैं, पापा। हाँ, साल भर में पापा, पापा खाली लड़कों लोग को मारते हैं, हम लोगों को। मैं तो 3 जन, मैं 4 जन से बहुत मार खाया हूँ, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने बड़े भैया से। दादा दादा तो नहीं है, अब चले गए, बट मम्मी से अभी भी खाता हूँ, क्योंकि वो प्रसाद है ना। ये समझ लो, हाँ, इस उम्र में आके मम्मी मम्मी के हाथ से मार खाना अलग ही मजा है, लेकिन भैया के हाथ से मार खाना दुख लग जाता है कभी कभी। अच्छा, देखो स्पीकर इज असिस्टेड बाई, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ठीक है। स्पीकर, मान लो कि स्पीकर का काम क्या है, हाउस को चलाना। मान लो मैं स्पीकर हूँ, मेरा काम क्या है, क्लासरूम को चलाना। बट अचानक से मान लो क्या हुआ कि मुझे कहीं घूमने जाना पड़ा, ठीक है, मैं एब्सेंट हूँ। जैसे मान लो अगले मंडे या उसके अगले मंडे अब मैं नहीं आऊँगा, तो मैं एब्सेंट रह जाऊँगा। तो अगर मैं एब्सेंट हूँ तो इस जगह कोई और आएगा, आएगा तो उसी तरह मान लो स्पीकर अगर अपना काम नहीं कर रहा है, एब्सेंट है, तो उसके जगह हमें एक इंसान चाहिए जो पूरे क्लास को चलाए, जो पूरे हाउस को चलाए। स्पीकर के एब्सेंस में अगर कोई इंसान स्पीकर का काम कर रहा है तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। ये लिखो, स्पीकर इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी स्पीकर। Who presides over the session of Lok Sabha? Deputy Speaker. Speaker is assisted by Deputy Speaker, who presides over the session of Lok Sabha. Who presides over the session of Lok Sabha in the absence of Speaker. Over the session of Lok Sabha in the absence of Speaker. तो जब जब स्पीकर एब्सेंट रहेगा उसके जगह पे कौन काम करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। मान लो स्पीकर भी निकल गए, कहाँ घूमने? थाईलैंड। और डेप्यूटी स्पीकर भी कहाँ चले गए? तो उस समय कौन काम करेगा? हाँ, तीसरे को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों क्या है आपके? एब्सेंट है, घूमने गए हैं थाईलैंड। तो इस केस में क्या होगा, जो लोकसभा है ना, लोकसभा क्या करेगा, किसी एक मेंबर को क्या बना देगा? स्पीकर। और ये स्पीकर कब तक रहेगा? जब तक आइदर डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर थाईलैंड से वापस नहीं आ जाते। क्लियर है? तो नहीं, ये दोनों तो फिक्स्ड है आपके, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अब तीसरा कौन होगा किसी को नहीं पता, कोई भी, वो हाउस डिसाइड करेगा इंस्टेंट कि चलो अभी डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर नहीं है तो आप फंक्शन कर लो एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसको भी लिख लो। इफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी, अपने भाषा में लिख लो कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट है तो उस केस में क्या होगा आपका? हाउस एक मेंबर को चूज करेगा टू एक्ट एज स्पीकर। हाउस एक मेंबर को क्या करेगा? चूज करेगा टू एक्ट एज, हाउस विल चूज अ मेंबर टू एक्ट एज स्पीकर। क्लियर है?
ये तो एब्सेंट के केस में हुआ। और एक केस क्या है आपका, वैकेंसी। मान लो स्पीकर, वैकेंसी कैसे होता है कि मान लो हमने पढ़ा था कि स्पीकर अगर थाईलैंड घूमने गए, समुद्र में बोट चला रहे और समुद्र पलट गया, डूब गए, खत्म। स्पीकर जी उड़ गए, तो अगर स्पीकर उड़ गया है, स्पीकर का पोजीशन अगर वैकेंट हो चुका है, तो उस केस में कौन स्पीकर का काम करेगा, डिप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों चल बसे, दोनों ही नहीं है अब, तो उस केस में क्या होगा फिर, तो फिर प्रेसिडेंट आएगा, किसी एक इंसान को क्या बना देगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो खाली ये पॉइंट लिख कर रखो। इफ देर इज अ वैकेंसी इन बोथ द ऑफिसेस, if there is a vacancy in both the offices, if there is a vacancy in both the offices, then president appoints the member of Lok Sabha, then president appoints the member of Lok Sabha to act as speaker, to act as speaker। क्लियर है इतना? तो ये तो मान लो कि डेथ के केस में हो गया। दूसरा केस क्या है, रिजाइन। मान लो कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है या डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, अगर डिप्यूटी चेयरमैन को रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर चेयरमैन को रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। इस केस में क्या होता है कि मान लो कि अगर स्पीकर को रिजाइन करना है, यहाँ पे देखो आप लोग को दिख रहा है ना, बाकी से क्या मतलब, आप देखो ये है। मान लो कि अगर डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो डिप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, स्पीकर को। और अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्यूटी स्पीकर को। याद रखना, ये रेजिग्नेशन का है, स्पीकर किसको देगा, डिप्यूटी स्पीकर, और डिप्यूटी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को। लिख लो, डायग्राम आपके बोर्ड पे है, लिखना आपको है। अब अगला हेडिंग तो रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। स्पीकर, मान लो आप डिप्यूटी स्पीकर हो, मैं स्पीकर हूँ, आप चाहते हो कि आप रिजाइन करोगे, तो आपको रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो आप अपना रेजिग्नेशन लेटर लाके किसको दोगे, मुझे दोगे, स्पीकर को। और मान लो कि मुझे अगर रिजाइन करना है तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर लाके किसको दूंगा, आपको दूंगा। वही डायग्राम बनाया। डिप्यूटी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को एरो देखो, डिप्यूटी स्पीकर किसको देगा और स्पीकर किसको देगा, डिप्यूटी स्पीकर। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। सेम जैसे हमने चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन का पढ़ा था, कौन सा मेजॉरिटी था, कौन सा मेजॉरिटी था, इफेक्टिव मेजॉरिटी हमने पढ़ा था। तो सेम इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा आपका स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के लिए। लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा नहीं इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। देखो, हाँ आप नहीं आए थे, हाँ लिखो, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस by the members of Lok Sabha, by the members of Lok Sabha by a resolution, by a resolution
by a resolution passed by a majority of all the then member of the house, then THEN, all the then member of the house, by a majority of all the then member of the house, उस समय हाउस में जितने भी लोग हैं, एक्सक्लूडिंग दी वैकेंसी को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इस तरह के मेजॉरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। दैट इज, लिख के रखो, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इसमें लिखो, जैसे हाथ दर्द करो थोड़ा, लिखो। हाँ, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ दिस ऑफिसर्स, आप लोग जानते, आप लोग जैसे हो ना चंचल, ऐसे ही रहना। मतलब जिस तरह से अभी हो ना, जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तो ऐसे ही रहना, थोड़ा चंचल हंसमुख, क्योंकि आगे जाके प्रेशर जब आएगा ना, तो अपने आप को बदलना, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बदलना। सिचुएशन जैसा भी है, आप अंदर से अगर स्ट्रांग हो ना, हर सिचुएशन को चेहरे पे स्माइल लेके झेलने का अगर आदत है आपको, तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। प्रेशर आएंगे लाइफ में, अप्स एंड डाउन बहुत आएगा, बट उससे घबराना मत कभी, ठीक है? हम आपको भी बोल रहे हैं, आपका नाखून लेके हम हंसी मजाक करते हैं कि मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है? अब क्यों करते हैं ना, क्योंकि आप पलट के जवाब, क्योंकि बहुत बच्चे, आपके जनरेशन के बहुत बच्चे होते हैं ना, पलट के जवाब देते थे, सर हमने करवाया तो क्या हो गया। तो इनका वो सभ्यता है कि आपने उस तरह से पलट के जवाब नहीं बोल के मैं नाखून का मजाक उड़ाता हूँ, आप भी मजे में लेते हो, हम भी मजे करते हैं, उसमें क्या है। हम तो अभी सोच रहे थे क्लास खत्म होगा आपको लेके जाएंगे, हम भी करवाएंगे, तो मेरा नाखून बहुत छोटा छोटा है। और दूसरा बात है, फ्री में भी हो जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगली बार कराओगे ना, तो ब्लैक मत कराना, थोड़ा मतलब लाइट शेड में करवाना, और अच्छा लगेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? लाइफ का सारा शौक पूरा करो। अगर किसी को नेल एक्सटेंशन करवाना है कराओ, किसी को मुंह में प्राइमर लगाना है लगाओ, सब करो, बट साइड उसके साथ साथ पढ़ाई भी होते रहना चाहिए। पढ़ाई करोगे सब चीज़ सही है, अब पढ़ाई नहीं करके खाली वो चीज़ करोगे तो गलत है। तो आप लोगों को ना, आपका सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और पढ़ाई, इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। किसी एक चीज़ में ज़्यादा मत घुस जाओ, क्योंकि नेल एक्सटेंशन आपको रोटी कपड़ा मकान नहीं देगा, मेकअप नहीं देगा। तो वो करो, वो शौक है आपका, करो, शौक मारो मत, लेकिन उसके साथ साथ समय जब भी मिले पढ़ते रहो। आ जाइए, ठीक है? ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ दिस ऑफिसर्स, बोल तो दिया मैंने, लिखो, अभी तो बोल रहे थे, जो लिख दिए हो। ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ दिस ऑफिसर, they cannot preside the session of the house. Presides the session of the house. Presides, Presides, presides the session of the house. But they can vote. During their respective removal. But they can vote during their respective removal. ये लिख लिए, अब इसको समझो, 1 मिनट समझो, मैं आता हूँ। इसको पढ़ो, ठीक है? पढ़ के क्या समझे, मैं आऊंगा सबसे पहले वही चीज पूछूंगा।
But they can vote. क्या लिखेगा? Host. बताओ क्या समझे इसके बारे में? क्या है? कुछ नहीं था, बोलो। तो इसमें क्या लिखा है कि जब भी मान लो स्पीकर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। मान लो कि मैं स्पीकर हूँ ना, और आप लोग मिलके मान लो मुझे निकालना चाहते हो, उसके लिए वोटिंग कर रहे हो, तो जब मेरा रिमूवल प्रोसेस शुरू होगा ना, तो मैं एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं बैठूंगा, मैं आके आप लोगों के साथ वहीं पे बैठूंगा। क्लियर है? तो आई कैनॉट प्रिसाइड द सेशन। लेकिन जब मेरे रिमूवल प्रोसेस में वोट होगा तो मैं वोट दे सकता हूँ, यही लिखा हुआ है। आपको ये लाइन याद रखना है कि जब भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस होता है तो वो एज अ मॉनिटर नहीं बैठेगा, एज अ स्पीकर फंक्शन नहीं करेगा, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब भी वोट होगा तो उस वोटिंग में वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। क्लियर है इतना? टाइम कितना हुआ बच्चा बताओ तो? 21। 2-3 टर्म लिख लो तो छोड़ देंगे। 2-3 टर्म लिख लो। देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट। पहला लिखो समन। समन, SUMMON। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना, आओ मिलने का समय हो चुका है। ठीक है, तो ये है क्या? तो समन मतलब क्या है ना कि मान लो कि सारे लोकसभा के मेंबर्स छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी मना रहे हैं बहुत दिन से। अब समय हो चुका है कि ये सारे मेंबर्स कहाँ पे आ जाए? वापस घर आ जाए, वापस घर आ जाए। तो ये बुलाता कौन है उनको? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर्स को बोलता है कि अब समय आ चुका है, अब प्लीज कहाँ पे आ जाओ, लोकसभा के अंदर आ जाओ और अपना काम करना शुरू करो। तो इसको लिखो, देखो समनिंग, समनिंग SUMMONING, समनिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, summoning of the House of Parliament is done by the President. Is done by the President. ठीक है? सेकेंड टर्म लिखो प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, PROROGATION, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन लिखो, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट It is done by the President on the advice of. It is done by the President on the advice of Council of Ministers. On the advice of Council of Ministers. Clear? अब प्रोरोगेशन का मतलब होता क्या है?
तो प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि हमने जिस काम के लिए आपको बुलाया वो काम खत्म हो चुका है, अब छुट्टी में चले जाओ। मीन द सेशन ऑफ द हाउस हैज कम टू एन एंड। ठीक है, इसको लिख लो। इट मीन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज कम टू एन एंड। It means the session of the parliament has come to an end. It means the session of the house has come to an end. हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हम देखेंगे सर, हम तो रहेंगे नहीं, हम उसे पे बड़ा बाजार में रहे, सामान उमान लेने निकलना है। अगर आ गए, हाँ अगर आ गए उस समय तक तो हम पहुंच जाएंगे। हाँ, कितने बजे से एग्ज़ाम है उनका? 3:30। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे। अगर हम पहुंच गए अगर 2:30-3 बजे तक तो हम आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट, ADJOURNMENT, ADJOURNMENT, एडजर्नमेंट। प्रेसिडेंट नोटिस इशू करता है ना। मान लो कि ये हमारा क्लासरूम में एक सेशन चल रहा है, ठीक है, बगल में एक और क्लासरूम है, वहाँ का भी एक सेशन चल रहा है, ठीक है। इसको इमेजिन करो लोकसभा, उसको इमेजिन करो राज्यसभा। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेशन है ना, मान लो आज मैंने बोला कि ये सेशन खत्म हो गया, अब अगला कब मिलना है आपको, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, एक सेशन जब खत्म होता है और दूसरा सेशन जब शुरू होगा, इनके बीच में जो मैक्सिमम गैप है ना, ये 6 महीने का होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को दोबारा बुलाना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। क्लियर है? तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को बुलाना ही पड़ेगा कि भैया आप आइए, समय हो चुका है। क्लियर है? एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वो कोर्ट वगैरह में देखते हो, जब कोर्ट जज बोलता है द कोर्ट इज एडजर्न्ड ऐसे करके, ये वही है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक या रिसेस। जैसे आप स्कूल में हो, 3-4 पीरियड्स करने के बाद आपको क्या मिलता है? ब्रेक मिलता है। और जब ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक के बाद जब आते हो तो और खुराफती करते हो क्लास में बैठ के, क्योंकि ब्रेक में एक्चुअली होता क्या है, टिफिन खाने में तो कितने घंटे का ब्रेक मिलता था, कितने समय का ब्रेक मिलता था? हाँ, 30 मिनट मैक्स टू मैक्स होगा। 30 मिनट, जैसे इंग्लिश मीडियम में हमारा 40 मिनट या 30 मिनट का होता था। तो खाना खाने में तो 5 मिनट, खाना या तो खाना तो पहले ही खा लेते थे, 3rd या 4th पीरियड में बैग निकाल के ऐसे माथा नीचे करके, ठीक है, वो तो चलता ही था। और टिफिन नहीं लेके जाओ तो और अच्छा है, इधर उधर से हाथ मार लो तो 5 मिनट भी नहीं लगता था। बाकी के 25 मिनट इंसान करता क्या था? हम लोग डिसाइड करते थे कि आने वाला 3 पीरियड में क्या किया जाए। 3 पीरियड में कौन सा टीचर आ रहा है, कौन सा मैम आ रहा है, तो हम खाली खुराफती करते थे। हमारा ग्रुप था ना, हम ग्रुप डिसाइड करते थे कि आज क्लास करना नहीं है, तो एक कोई बच्चा बदमाशी करेगा और उसके वजह से सारे ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाएगा। हम लोग ऐसे ही करते थे। तो हम लोग क्या होगा, कौन कौन बदमाशी करेगा, तो इधर मैं करूँगा नहीं तो मेरा एक दोस्त करेगा, क्योंकि हम सारे पढ़ने में पूरे ठीक थे, ज़्यादा नहीं पूरे ठीक थे। तो मैम उतना जोर से नहीं मारती थी, गाल पे हल्के से मारती थी। मार पड़ गया, जैसे ही मेरे को मार पड़ेगा, पूरा वो लड़का हंसना शुरू करेगा, तो उन लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। तो उसी तरह पार्लियामेंट में भी होता है। पार्लियामेंट में क्या है कि मान लो कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ और उस दिन सारे स्टूडेंट लोग डिसाइड करके आए, आज तो हुड़दंगा ही करेंगे एकदम। तो कोई यहाँ से चेयर उठा के फेंक रहा है, कोई बेंच को ऐसे टांग के आवाज़ कर रहा है, कोई बेंच बजा रहा है, सब कर रहा है। तो स्पीकर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ चाय पी के आओ। तो स्पीकर क्या बोलेगा कि द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए अर्जेंट है, 1 घंटा जाओ बाहर में लॉबी में जाओ, कैंटीन है, कैंटीन में चाय पानी पियो, नाश्ता करके आ जाओ।
1 घंटे के बाद क्या हुआ, सेशन शुरू हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, अपने साथ पत्थर भर के लेकर आ गए। अब वो पत्थर चलाना शुरू किए, तो स्पीकर क्या बोला कि ऐसे भी काम नहीं चलेगा, अब हाउस को हम एडजर्न करते हैं 2 घंटे के लिए, जाओ 2 घंटे के बाद आओ। तो 2 घंटे जैसे ही खत्म हुआ, कुछ लोग अपने आप अपने साथ पिस्टल और बॉम्ब लेकर आ गए हैं। तब स्पीकर क्या बोल रहा है कि नहीं, अब ऐसे चलेगा ही नहीं, ऐसे तो काम करेंगे नहीं, द हाउस इज एडजर्न, जाओ। तो फिर हमने पूछा सर कितनी देर के बाद आना है, बोला ऐसा कोई टाइम नहीं है, द हाउस इज एडजर्न। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं हंसी मजाक में आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ब्रेक के साथ टाइम जुड़ा हुआ है, स्पीकर बोल दे कि हाउस 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1.5 घंटे के लिए एडजर्न है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट, जो शॉर्ट ब्रेक या रिसेस है। लेकिन अगर स्पीकर हाउस को एडजर्न कर दे विदाउट इन्फॉर्मिंग द टाइम, मतलब इनडेफिनाइट पीरियड तक अगर हाउस एडजर्न है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मतलब हाउस एडजर्न है, कोई टाइम नहीं दिया गया है, कब आना है आपको दोबारा स्पीकर ने नहीं बताया है। क्लियर है? तो अगर ऐसा केस हो गया कि स्पीकर ने घर को इनडेफिनाइट पीरियड तक एडजर्न कर दिया, तब हम लोग क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई। क्लियर है? अगर टाइम के साथ एडजर्न कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एडजर्नमेंट। इसको लिख लो। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, शॉर्ट, इट मीन्स शॉर्ट ब्रेक और रिसेस, short break or recess within the session of parliament. Short break or recess within the session of parliament. Full stop. Next point में लिखो, if the house is adjourned for an indefinite period, without fixing the date, if the house is adjourned for an indefinite period without fixing the date for the next meeting, without fixing the date for the next meeting, it is called as adjournment sine die. एडजॉर्नमेंट साइन। क्लियर है इतना? इसको बंद कर दो, इसको बंद